मेरे एक तो नाम राशि हो गई कि ये लेटर से हो गया, एक आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग एक राशि होती है। तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर कौन सी कुंडली को या कौन सी राशि को देखा जाता है? बहुत से लोगों ने आप लोगों को भी पूछा होगा या आप भी बोलते होंगे, ये भी सत्य है जी कि भाई सारे देवी देवता सारे धर्म का अभ्युदय यही क्यों हुआ, बिल्कुल। अमेरिका में क्यों नहीं हुआ। राशि से नाम होता है, नाम से राशि नहीं होता। सपोज कीजिए मेरा नाम सुशील है, हाँ जी। कोई भी कह देगा, कहीं भी जाइए रोड चलते लोग कह देगा कुंभ राशि को हो, शनि से प्रभावित हो। यही होता है, वो तो यही है। लोग देखते हैं शिवरात्रि के दिन सुबह से एकदम लाइन लग जाता है मंदिरों में, जबकि शिवरात्रि रात की चीज है जी। चतुर्दशी तिथि में होता है। बिल्कुल। चतुर्दशी तिथि सुबह में हो कोई जरूरी नहीं है, उसको सूर्योदय कालीन तिथि से मतलब नहीं है। आपने बताया कैलकुलेशंस हैं, स्टडी है, प्रोफेसर है, और ज्योतिष जो है वो एक पूरी की पूरी स्टडी है, कोर्स। बट क्या इसमें अध्यात्म का भी रोल है? हम जैसे कॉमन लोग जिनको ज्योतिष के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है, मिसगाइड होने का डर है, तो कैसे मतलब एक रियल ज्योतिष जो हमें हेल्प कर सकते हैं, हमें मिसगाइड ना करें, ऐसे ज्योतिष से कैसे मिला जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है? नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे द योगेश एंड प्रणव शो पे। मैं और प्रणव आपको मिलवाते हैं ऐसे शख्सियत से जो अपनी जिंदगी के अंदर कुछ अलग खास कर रहे हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर सुशील कश्यप जी, जो एस्ट्रोलॉजी के रिसर्चर हैं, एस्ट्रोलॉजी फील्ड के अंदर हैं और 30 साल का अनुभव रखते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। आज इस पॉडकास्ट में हम समझेंगे एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्या करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी के जो डीप बातें आज हम करेंगे पंडित जी के साथ के अंदर। पंडित जी, आपका स्वागत है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी का यदि सही आकलन कर लें, सही रूप से किसी व्यक्ति की आकलन करें जन्म और समय के, और अंतरिक्षीय रूप से उसके शरीर को हम यदि वास्तविक रूप से समाहित कर दें, तो एक एक छन्न के बारे में बताया जा सकता है। इवन इतना तक बताया जा सकता है कि अभी के समय में वो क्या बोलेगा, लेकिन सूक्ष्मता चाहिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम सिर्फ इतना ही देखते हैं, जब ये बॉडी इस शरीर इस वायुमंडल में आया तो उस जगह के ऊपर कौन कौन से तत्व मौजूद था और वह किस दिशा से फोकस कर रहा था, कितनी तीव्रता से फोकस कर रहा था। वहां से हम आकलन करते हैं उसकी शरीर की इंटरनल तत्व में कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बना है और किस तरह का कॉम्बिनेशन बना है, और वही कॉम्बिनेशन अंततः उसके वैचारिक स्थिति को प्रभावित करता है। इतनी संसार में जो करोड़ों लोग हैं, कोई दो व्यक्ति एक विचार का नहीं होता है। समानता हो सकता है लेकिन एक तरह का नहीं होगा। जैसे एक तरह का फेस नहीं होता जी, वैसे ही विचार भी एक तरह का नहीं होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन में के अंदर कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर है, और उसी कॉम्बिनेशन के ऊपर हमारा वैचारिक स्थिति निर्भर करता है। हम क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, इसी की आकलन हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर करते हैं और उसकी वैचारिक स्थिति को समझते हैं। और वैचारिक स्थिति को समझने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि इसका कर्म इस दिशा में होना चाहिए। ये कर्म यदि करेगा तो यह आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसकी शारीरिक तत्व को एक तरह से निर्धारित करते हैं कि यह तत्व के हिसाब से उसका विचार इस ओर जाएगा और ये काम करेगा तो उसमें इस विचार से सहायता मिलेगा। यदि उसके डिफरेंस लाइन में चला गया, वो अलग लाइन में चला गया अपने वैचारिक क्षमता से बिल्कुल अलग, तो वह कभी सफल नहीं होगा, वह असफल होगा। इसी की आकलन हम लोग करते हैं ज्योतिष के अंदर। किसी इंडिविजुअल के शरीर को देखना, जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर तो मशीन लगा करके देख लेता है कि ये है, वो है, वो है। एक कोई केमिकल दे दिया, मेडिसिन दे दिया, उसको ठीक किया। हम लोग प्रकृति से देखते हैं इसके शरीर में वास्तव में जन्म के समय कौन कौन से तत्व आया था। और यदि सूक्ष्मता से देखना होता है तो गर्भ कुंडली होता है। गर्भ कुंडली, गर्भ कुंडली यदि बहुत डीपली देखना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कई लोगों की देखने की जरूरत पड़ती है, और कई लोगों की हमने देखा है
आपकी भी जानकार लोगों की हमने देखा है गर्भ कुंडली, तभी हम डिसाइड करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा यदि टिपिकल प्रॉब्लम आ गया है तो वहाँ गर्भ कुंडली के आकलन करते हैं। गर्भ कुंडली से ही हम देखते हैं कि वास्तविक रूप क्या है इसका। गर्भ कुंडली की यदि सूक्ष्मता से देख लिए तो ये कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति 1 घंटा बाद ये चीजें बोलेगा। अच्छा पंडित जी, जो जैसे आपने बताया गर्भ कुंडली, तो कुंडली के भी कई प्रकार होते हैं क्या? कई प्रकार होता है, कई प्रकार होता है। एक तो सामान्य कुंडली जो हम बनाते हैं इस ब्रह्मांड को, जो 360 डिग्री में है, इसको 30 डिग्री वाइज हम 12 भाग में डिवाइड कर देते हैं, जो 12 राशियां कहलाता है। तो ये 30-30 डिग्री के भाग में बना दिए तो ये जन्म कुंडली बन गया हमारा। तो 30-30 डिग्री के डिफरेंसेस जो बनाए हुए हैं, इससे बहुत सूक्ष्मता से हम आकलन नहीं कर सकते। इससे सिर्फ आइडिया ले सकते हैं। जैसे किसी की शरीर को देख करके हम कह सकते हैं ये स्वस्थ है अस्वस्थ है। शरीर की ये को देख करके ही बताया जाता है, लेकिन उस सही आकलन नहीं होता है। हो सकता है कोई बहुत हट्टा कट्टा जवान हो, लेकिन वो कैंसर से पीड़ित हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सेम है ये जन्म कुंडली, जो 30-30 डिग्री के डिफरेंस से हम जो घर बनाते हैं, उससे सिर्फ हम आइडिया लेते हैं, न कि उससे हम बहुत ज्यादा किसी के बारे में बता सकते हैं। अब हर एक घर का सबसे पहले तो हर एक 30 डिग्री को हम फैलाते हैं अलग अलग भाग में। जैसे मान लीजिए कई कुंडली सुनते होंगे, जैसे नवमांस कुंडली हमको किसी की रोजगार को ही देखना हो या किसी की दाम्पत्य जीवन को देखना हो तो नवमांस कुंडली बना देते हैं। नवमांस यानी 7वां भाव जो है उसको हम फिर 30 डिग्री को 360 डिग्री में फैलाते हैं। तब फिर देखते हैं उसमें क्या क्या प्रभाव कहाँ कहाँ से आया है। ग्रहों की भी हम आकलन करते हैं उसमें। सामान्य रूप से तो हम देख लेते हैं, चलित चक्र कुंडली बना लिए, ग्रह यहाँ पर फोकस कर रहा था, चलित चक्र में जाकर के दूसरे भाव में चला गया है। क्योंकि ब्रह्मांड तो सदा चलायमान है ना, रुकता कभी नहीं है। ये जो लग्न की आकलन करते हैं हम लोग, पूर्व दिशा में जो ग्रह जो राशि उदित होता है जन्म के समय में, उसको हम कहते हैं जन्म लग्न। क्योंकि पूर्व दिशा एनर्जी का स्रोत है जी, वहीं से फोकस करता है। सबसे ज्यादा मानव को प्रभावित करता है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा ही फोकस कर रहा है, तो उसको हम लग्न कहते हैं। लेकिन लग्न भी तो डिग्री वाइज होगा ना। 30 डिग्री का है एक राशि, तो किस डिग्री पर है? हर एक डिग्री के अंतराल पे बहुत डिफरेंस होता है मानव में। जो हम कहते हैं ना कि मेष लग्न का है, मेष लग्न का है तो ऐसा होगा, बहुत ज्यादा क्रूर स्वभाव का होगा, उत्साही होगा, साहसी होगा या स्वाभिमानी होगा। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है ये सारे मेष लग्न वाले में हो। क्योंकि एक ये भी चीज है ना, जो टीवीओ पे आजकल न्यूज़ चैनल के अंदर आप सुबह सुबह राशि देख रहे होते हैं, आज मेष राशि के अंदर ऐसा होगा, आज तुला राशि में ऐसा होगा। अब इसकी वास्तविकता उसको आपको उसकी पहले वास्तविकता क्या है, मतलब सारी तुला राशियों के साथ एक ही चीज होगी? ये हम ज्योतिषियों के पास भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। किसी को हम क्या बता सकते हैं? राशि तो 30 डिग्री का है। मूलतः मोटे मोटे तौर पर 3 डिग्री 20 मिनट 22 तो मोटे मोटे तौर पर डिफरेंस है। यानी 9 भाग 3 डिग्री 20 मिनट 22 यदि हम करेंगे, एक राशि को 9 भाग में डिवाइड किए हैं, तो मोटे तौर पर भी 9 तरह का तो व्यक्ति होगा एक राशि में। और यदि सूक्ष्मता में जाएंगे तो हर एक एक डिग्री के अंतराल में बिल्कुल अलग अलग रिजल्ट होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ग्रहपिंड जो अंतरिक्ष के अंदर है, वहां से निकला उसकी किरणें, कहीं यहां पर जन्म हुआ किसी बच्चे की। अब हम तो आकलन यहाँ कैलकुलेशन में देख रहे हैं कि वहां ग्रहपिंड से वो किरणें निकला है और यहां तक आया है। लेकिन हमको जब फलित हम करेंगे, गणित में तो हम ये देख लिए, फलित जब करेंगे तो हमको देखना है कि वो जैसे वहां से निकला है अपनी पिंड से, ये तो समझ रहे हैं ना ग्रह की किरणें। जी, तो हो थोड़ा सा सकता और है मेरे हिसाब से लोगों और को थोड़ा ब्रीफ सा कर दो। भ्रम हो सकता है जी, कि किसी भी ग्रह को अपनी प्रकाश नहीं है, तो अपनी किरणें तो है नहीं। सूर्य के अलावे किसी भी अंतरिक्ष पिंड के पास अपना प्रकाश नहीं है।
यानी सूर्य से ही प्रकाश को वह गेन करता है, कोई भी ग्रह पिंड, और अपना गुण देकर वह विकृत करता है उसके विपरीत दिशा में। सही से सपोज कीजिए ये सफेद लाइट है, यहाँ एक हरा सा प्लास्टिक हम लगा दें, प्लास्टिक को अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन वही प्लास्टिक जो है इस सफेद प्रकाश को गेन किया, और इस प्रकाश के विपरीत दिशा में जो प्रकाश को छोड़ेगा वह प्लास्टिक अपना गुण दे के छोड़ेगा, यानी हरापन आ जाएगा उसी प्रकाश में। जबकि प्रकाश का स्रोत तो ये सफेद है, प्लास्टिक के पास अपना प्रकाश नहीं था। सेम अंतरिक्ष के जितने पिंड हैं, जितने तारे हैं, किसी को अपना प्रकाश नहीं है। ये सवाल सही में पूछा आपने कि बहुत से लोगों में ये मिथ्य है, जैसे हम किरणों की बात करते हैं, उस ग्रह की किरणें, तो लोगों में होता है कि किरणें तो अपना तो ग्रह प्रकाश है नहीं उसके पास, तो कौन सी किरण? तो वही सूर्य से लेकर के अपना गुण देते हुए वह विकृत करता है और सूर्य के विपरीत दिशा में जाएगा, अंतरिक्ष की ओर आएगा, यहाँ वायुमंडल की ओर आएगा। जी। अब हम वहां से आकलन करते हैं कि जैसे वहां से निकला तो ब्रह्मांड में तो सब चीजें हैं। अभी तो हम 30 डिग्री के आकलन कर लिए राशि का, हर राशि के हम स्वामित्व को जानते हैं, हर राशि का अपना गुण है, अपना धर्म है, अपना कलर है। अब मान लीजिए बुद्ध ही है, अपने बुद्ध के पिंड से निकला हरापन लिए हुए, जैसे वो आगे बढ़ा वो आ गया कोई ऐसे नक्षत्र में, या सपोज कीजिए मेष राशि की ही लेते हैं, मेष राशि के बारे में जैसे बताए थे हम, या मंगल की ही लेते हैं, मंगल मेष राशि में ही है। अब मंगल लाल किरणें लेकर के निकला वहां से, और निकलने के साथ वह पहुंच गया भरणी नक्षत्र में, यानी 13 डिग्री 20 मिनट से आगे है वो। शुरुआत जो होता है ब्रह्मांड का, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, ठीक है। शुरुआत 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विनी नक्षत्र है, सेकेंड 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक भरणी नक्षत्र है। तो भरणी नक्षत्र सबका अपना अपना स्वामित्व है, सबका अपना कलर है। अब मंगल तो लाल प्रकाश को लेकर के निकला, लेकिन वह भरणी नक्षत्र में आ गया। अब भरणी नक्षत्र में आ गया तो उसका स्वामित्व शुक्र है, सफेद कलर है। अब उस नक्षत्र से जैसे वो आगे निकलेगा तो उसकी लालपन में तो कमी आएगा ना। लाल प्रकाश को लेकर के वह निकला, सफेद प्रकाश में चला गया और वह उससे निकला, तो उसके लालीपन में तो कमी आ गया। बिल्कुल। एवं क्रम में हमारे पास तक पहुंचते हुए उसको कई चरणों से गुजरना पड़ता है, कई कलर के ओर से गुजरना पड़ता है। स्वाभाविक है मेरे पास तक आते आते उसकी किरणें वास्तविक स्वरूप में नहीं रह जाता है। बस एस्ट्रोलॉजी इसी की आकलन करता है कि वहां से जो किरणें आया और जहां वो शरीर में प्रवेश किया है, फोकस किया है, वहां तक पहुंचते हुए उसका वास्तविक स्वरूप क्या रहा है। अभी अभी ही एक जन्मपत्री हमने ये किया है जो कर्क लग्न का था। ज्योतिषी ने उसे मोती पहना रखा था, ये बेशक बहुत अच्छा किया था। कर्क लग्न है, मोती लग्नेश है, चंद्रमा लग्नेश है, उसका स्वामी है। लग्नेश को तो हर हमेशा मजबूत होना चाहिए। राजयोग बना रहा है मंगल, लाल मूंगा पहनना चाहिए, और उसको पहनाया था ज्योतिषी ने, जिसको हमने उतरवाया। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, अभी हमने उसको उतरवाया। इसलिए उतरवाया, उसका लग्नेश होते हुए भी लग्न अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि चंद्रमा स्वयं अनुराधा नक्षत्र में था। अब चंद्रमा सफेद प्रकाश को लिए हुए वो अनुराधा नक्षत्र से में गुजर आया। अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि होता है, जो डीप नीला है, एकदम काला दिखाई देता है। स्वाभाविक है एक सफेद प्रकाश वाला कोई भी चीजें काले प्रकाश में घुस जाए तो वो भी वहां से निकलेगा तो उसका सफेदपन कुछ रह जाएगा क्या? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके आगे की चरणों में देखे तो कहीं उसकी सफेद से उसका कोई संपर्क है ही नहीं।
तो निश्चित रूप से उसको तो हम सफेद में जागृत नहीं कर सकते थे, यानी उसकी जीवन उस लग्न के बिना ही आगे बढ़ेगा। यदि हम उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हर तरह की निगेटिविटीज मानसिक तौर पर उसमें देखने को मिलेगा, यानी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाएगा, बिना मतलब की गुस्सा करेगा, कोई तरह का उसमें अच्छाई देखने को नहीं मिलेगा जी। तो जीवन को जब हमको अच्छा बनाना है, मेरे पास तो जनरली आता है इहलौकिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए, तो वहां तो लग्न को त्यागना पड़ेगा हमको। अब लग्न को त्यागेंगे तो स्वाभाविक रूप से लग्न को त्यागने का मतलब मान प्रतिष्ठा में कमी, लेकिन एक फैक्टर्स कभी नहीं होता कि उसी से हमारा जीवन चलेगा। राशि की फैक्टर को ले ली और राशि उसका तुला था, स्वाभाविक रूप से विपरीत था एक दूसरे का। ठीक है, राशि 20% ही प्रतिनिधित्व करता है किसी भी व्यक्ति के जीवन का, लेकिन उस 20% को ही हम मूल बना देंगे तो उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और वही निर्णय लिया, लेकिन उसको समझाने के लिए इतना जरूर बताया कि ज्योतिषी ने गलत नहीं किया है। प्राइमरी स्तर में तो लोग देखेगा तो यही कहेगा कि लग्नेश को मजबूत करो, राजयोग कारक मंगल को मजबूत करो। यानी जिस ज्योतिषी ने तुम्हें ये पहनाया है वो बहुत अच्छा पहनाया है, बहुत डीपली नहीं देखा है। तो बहुत डीपली तो सब कोई नहीं देखता, हम ही तो सबको नहीं देखते, हालांकि देखते हैं, हम तो कोशिश करते हैं। जिस समय लोग आता है एट ए टाइम हम नहीं बताते। अच्छा, प्राइमरी स्तर में देख लेते हैं, टाइम दे देते हैं उसको। हाँ, टाइम इसलिए दे देते हैं कि एट ए टाइम नहीं देख पाते हैं उस गहराई से। हम ना होरोस्कोप कंप्यूटर से निकाल लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन जितनी उसमें डाटा है, हर एक डाटा फोरकास्ट करने के लिए ही है, कोई डाटा उसमें फालतू नहीं है। प्रति सेकेंड वाइज हम निकालते हैं किसी ग्रह का ये वर्णन, जब निकालते हैं तो देखेंगे प्रति सेकेंड वाइज होता है। अब प्रति सेकेंड वाइज आकलन करने की जरूरत होती है। ठीक है, प्रति सेकेंड वाइज जनरली हम भी नहीं आकलन करते हैं, लेकिन सेकेंड वाइज आकलन जरूर करते हैं फलित करने के लिए। जी। मेरा इसमें एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, जैसे आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपने भी मेंशन किया कि कंप्यूटर से कुंडली का डेटा निकाल लिया, और आजकल एआई का ज़माना आ रहा है, मतलब आपने नाम सुने होंगे, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, चैट जीपीटी ये वो, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन टूल्स में ही अपना सारा डेटा वेटा डाल के, जैसे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, इन्फॉर्मेशन डाल दी, तो लेकिन आपने डेटा तो निकाल लिया, इन्फॉर्मेशन तो निकाल लिया, तो वहां से हम रीड कैसे करेंगे, या क्या वो डेटा एक्यूरेट होता है? बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। हम डेटा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फलित में अंतर होगा। डेटा तो वही है, 2 जोड़ 2 4 हम ऐसे लिखें, या हम कंप्यूटर से निकालें या कैलकुलेटर से निकालें, वो 4 ही आएगा जी। डाटा में कोई कमी नहीं है। हाँ, सूर्य के 6 सिद्धांत है, 6 सिद्धांत में से कौन सी सिद्धांत को हम अपना रहे हैं। ब्रह्मांडीय आकलन भी करते हैं, 2 मूल सिद्धांत है, सायन और निर्यन पद्धति से। हम किस भाग में, धरती के किस भाग में इसकी आकलन कर रहे हैं, कहां पर जन्म हुआ है। मान लीजिए किसी की पश्चिमी देशों में जन्म हुआ है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ की डाटा यदि निकाल लें निर्यन पद्धति से, तो उसके लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी आकाशीय पिंड की झुकाव वहां बहुत ज्यादा है, जिसके कारण देखते होंगे प्राकृतिक रूप से बहुत परिवर्तनशील है। कभी 8 घंटे का ही दिन रात हो जाता है, कभी जिसके कारण उसको समय की इकाई बदलना पड़ता है। यानी बहुत ज्यादा झुकाव होता है, तो अंतरिक्षीय पिंड की जो प्रभाव है, उसकी जो किरणों का प्रभाव है, वो भी तो डिफरेंट रूप में आ रहा है। यहाँ की तरह तो नहीं है, हम तो सम जलवायु में हैं, धरती का तो स्वर्ग है ना ये। जी जी। यहाँ एक प्रश्न और दिमाग में रखेंगे, बहुत से लोगों ने आप लोगों को भी पूछा होगा, या आप भी बोलते होंगे, ये भी सत्य है जी, कि भाई सारे देवी देवता, सारे धर्म का अभ्युदय यही क्यों हुआ, बिल्कुल, अमेरिका में क्यों नहीं हुआ।
पृथ्वी का स्वर्ग, पृथ्वी का सबसे ज्यादा अच्छा भाग यही एशिया प्रांत है। अच्छा का मतलब यहाँ आज ना हम लोग देखते हैं कि जहाँ मार्केट हो, जहाँ सुविधा हो सारी तरह की, वो अच्छा है। लेकिन जिस समय यह मानव सभ्यता आई, उस समय अच्छा क्या होता था? प्राकृतिक रूप से जो अच्छा हो, नदी हो, पानी की सुविधा हो, वन हो, सब चीजें हो, विश्व की सम जलवायु हो। विश्व की बहुत सारी, मुझे लगता है आपने बहुत सही पॉइंट उठाया यहाँ पे। मुझे लगता है जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय विश्व की बहुत सारे कंट्री तो मुझे लगता है एग्जिस्टेंस में ही नहीं। एग्जिस्टेंस में नहीं था। हाँ, और ये दुर्भाग्य है कि आज हम पढ़ते हैं इंडिया का खोज वास्को डी गामा ने किया। ये दुर्भाग्य है। जी 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 यही इतिहास के लोगों ने जी दुर्भाग्यता दिया है। जी और हमें बोलना पड़ता है, यदि ये सवाल आ जाए भारत की खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा ने किया। जी, हास्यास्पद तो बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर ये एक अलग मैटर है। हाँ, अब यहाँ सारी सम जलवायु है। आप देखते हैं इतनी बड़ी भूभाग, भारत का ही सिर्फ देख लें, एक टाइम इकाई में बंधे हुए हैं, सम जलवायु के कारण बंधे हुए हैं। और आप जिस भारत की अब बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बस एक छोटा सा अपना पॉइंट ऐड करूंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। तो मतलब भारत की, जब जैसे बहुत सारे लोग जब से हमारे सनातन संस्कृति की बात करते हैं, तो सिर्फ भारत हम आज की डेट में बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें शायद श्रीलंका, कंबोडिया या विश्व के ऐसे बहुत सारे देश जहाँ एशिया, आपने एशियाई हाँ, एशिया हम तो जी धरती की बात जी कर रहे हैं। जी जी ये तो देश बाद में ना में नामकरण तो सब हुआ इवन है। आजादी के बाद में भी एक दो कंट्री अलग हो गए। जैसे तो मानव सभ्यता का उदय या तो सिंधु सभ्यता से जी या मेसोपोटामिया से, जी 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 सब एशिया के रूप में है, इसी सम जलवायु में है। अब स्वाभाविक रूप से आज जैसे मान लीजिए आपकी इस धरती का पूरा भाग आपके पास हो, तो आप कहाँ अपना निवास बनाएंगे? जहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद हो। तो आज आधुनिक युग में तो वही दुकान, मॉल, ये वो देखेंगे आप, रोड सुविधा देखेंगे। लेकिन उस समय तो ये चीजें नहीं देखा जाता था, प्राकृतिक सुविधाएं देखी जाती थी। जहाँ प्राकृतिक रूप से हमको मानव जीवन जीने में सुगमता हो, वह अच्छा भाग होता था, तो वहां पर लोग बसेगा। तो भगवान कहाँ आएंगे? वही अच्छे भाग में आएंगे ना। बिल्कुल जी या वहां आएंगे जहां एक टाइम इकाई में हम चल भी नहीं सकते। बिल्कुल। कभी 9 बजे हम ऑफिस जा रहे हैं तो बहुत बड़ा दिन है, और कभी 2 महीना बाद वही 9 बजे की ऑफिस में जाने के बदले जब टाइम हो रहा है तो वो अंधेरा ही है। समय इकाई क्यों बदलना पड़ता है उसे? प्राकृतिक रूप से सम नहीं है। यानी सम जलवायु यदि एशिया प्रांत में ही है, जो हम एक रूप में बंधे हुए हैं, इतनी डिफरेंस होने के बाद यदि यहाँ अभी 12 बज रहा है तो चेन्नई में भी 12 ही बज रहा है। छोटी सी बातें नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से बहुत सम है हम लोग। जहां अच्छाई है प्राकृतिक रूप से, वही तो मानव सभ्यता का उदय हुआ। अब मानव सभ्यता का जहां उदय हुआ, वही देवलोकीय उदय भी हुआ, वही भगवान आए। अमेरिका में कहां से भगवान आ जाएगा? जहां एक शहर का टाइम कुछ और है, दूसरे शहर का टाइम कुछ और है। कहीं एकदम पूरा विषमता पड़ा हुआ है। कितनी संचालन में दिक्कत होती होगी कि ट्रेन वहां से खुली 10 बजे, हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ के हिसाब से तो वह 2 घंटा पहले खुल गई है। दिक्कत तो आएगी। जी जी। तो ये जो धरती पर जो मानव सभ्यता या भगवान का अभ्युदय, इस कारण से यहाँ हुआ कि सम जलवायु है, धरती का स्वर्ग है, तो यही है। यही मतलब इंडिया ही सिर्फ नहीं कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये धरती की बात कर रहे हैं हम, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये सब के सब सम जलवायु में, सम जलवायु, जहाँ पे भी, जहाँ पे प्रकृति की देन पूरे तरीके से है। प्राकृतिक रूप से यह बहुत संपन्न है ये एरिया। पंडित जी, एक क्वेश्चन और, अभी जैसे हम लोग राशियों की जो बातचीत कर रहे हैं, इसके अंदर भी ना एक बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि मेरे एक तो नाम राशि हो गई कि ये लेटर से हो गया,
एक आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग एक राशि होती है। तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर कौन सी कुंडली को या कौन सी राशि को देखा जाता है? देखिए, अभी आपने राशि की चर्च किया था, उसी में हम आगे बढ़ रहे थे। सबसे पहले देखिए, राशि किसी व्यक्ति का नहीं होता। राशि तो एक ब्रह्मांड का एक भाग में बंधा हुआ 30 डिग्री का है। ठीक है। अब लग्न होता है, वो भी तो राशि ही है ना। राशि तो बहुत है, 12 के 12 राशि है। हम जो यहाँ राशि शब्द बोलते हैं, बोलचाल में जो राशि बोलते हैं, वह कहते हैं चंद्रमा जिस राशि में है वह मेरी राशि है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में है। अब एक राशि में तो 30 डिग्री का है। तो पहले ब्रह्मांड को, ब्रह्मांडीय स्थिति को समझिए। ज्योतिषीय रूप से ब्रह्मांड को 30 डिग्री में 12 भाग में डिवाइड किए हैं। जस्ट उसके नीचे जब आएंगे 13 डिग्री 20 मिनट वाइज हम 27 भाग में डिवाइड करते हैं ब्रह्मांड को, जिसको हम नक्षत्र कहते हैं। 27 नक्षत्र ये मौलिक रूप से है। और एक नक्षत्र को भी 4-4 भाग में डिवाइड करते हैं। 3 डिग्री 20 मिनट वाइज हम डिवाइड करते हैं एक नक्षत्र को 4 भाग में, यानी पूरी ब्रह्मांड को 108 भाग में डिवाइड करते हैं। 3 डिग्री 20 मिनट का एक भाग, और 3 डिग्री 20 मिनट का हर भाग का तत्व, हर भाग की स्वामित्व, हर भाग की कलर बिल्कुल डिफर होता है। जो अभी हम कर रहे थे, किसी भी ग्रह का वहां से निकलना और मेरे तक पहुंचने में बहुत अंतर हो जाता है उसके मूल स्वभाव में, क्योंकि कई चरणों से उसको गुजरना पड़ता है। तो ये जो 108 भाग में डिवाइड किया गया है ब्रह्मांड को 3 डिग्री 20 मिनट वाइज, चंद्रमा जन्म के समय जिस भाग में है वो 3 डिग्री 20 मिनट वाइज। हर एक भाग का एक लेटर है, एक अक्षर है, जो हमारे नाम का अक्षर होता है। तभी जब अगर मेरे जैसा आदमी जब घर में बच्चा होता है, जब आपसे कंसल्ट करते तो एक पहला एक लेटर आप देते हैं और उस लेटर के हिसाब से हम लोग नाम चयन करते हैं। नाम चयन ठीक है, आज इसमें भी बहुत अंतर आ गया लाइन है। होती है। इसमें भी बहुत अंतर आ गया है। अब 3 डिग्री 20 मिनट वाइज एक राशि में तो 9 भाग है, 9 तरह का अक्षर है जी। लोग कई जगह देखते होंगे पेपर सब में सारे नाम लिखा हुआ है 9 के 9 तरह का, यानी ये नाम वाले का एक रिजल्ट कभी नहीं हो सकता, बहुत डिफरेंस होगा। यानी वह नाम का अक्षर हमारा चंद्रमा जिस चरण में है, जिस भाग में है 3 डिग्री 20 मिनट में, उसका अक्षर मेरा नाम होता है। अब आपने कहा नाम से देखें या इससे देखें, डेट ऑफ बर्थ से देखिए। सबसे बड़ी बात है जब हम इस संस्कृति की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो नाम से हमारी राशि नहीं होता। अच्छा। कदापि नहीं होता। राशि से मेरा नाम होता है, राशि से नाम होता है, नाम से राशि नहीं होता है। ठीक है। सपोज कीजिए मेरा नाम सुशील है। हाँ जी। कोई भी कह देगा, कहीं भी जाइए रोड चलते लोग कह देगा कुंभ राशि को हो, शनि से प्रभावित हो। यही होता है, यही है। जैसे हम किसी के ये पास कर लो, वो कर लो। हाँ। कोई भी आजकल बहुत सारे लोग ज्योतिषी है आजकल। जी। अब मान लीजिए हमारे पास पुराना कोई डायरी आ जाए पिताजी का, 17/3/1962 5:55 शाम में जन्म हुआ है। अब वो ज्योतिषी महाराज देखेंगे, कहेंगे अरे कर्क राशि के हो, चंद्रमा से प्रभावित हो। अब डायरी मिलने से क्या हम कुंभ से चले गए यहाँ? नहीं। तो पहले के जमाने में चूंकि एक सामाजिक भ्रांतियां या वास्तविकता जो भी हो, समाज में ये चलता था कि राशि के नाम को हम डिक्लेयर ना करें किसी के पास। जैसे मेरा राशि नाम है डुगेश्वर झा, बोलचाल के नाम सुशील रखा गया। तो बहुत ज्यादा लोग ये नहीं करते थे। ये बिल्कुल सही वो है। ये मैंने बहुत जगह पे सुना है कि आपको राशि का नाम नहीं बताना चाहिए और व्यवहारिक नाम या जो आपने बोलचाल, ये क्यों है? इसमें हमने बहुत शोध करने की कोशिश किया है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष नहीं कह सकते। लेकिन अंततः हमने जो अपना निष्कर्ष निकाला, शायद पहले के लोग, समय बहुत होता था, इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव जीवन नहीं था लोगों का,
एक दूसरे से ईर्ष्या को निकालने के लिए लोग कुछ न कुछ करते रहते थे। धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। और राशि नाम से किसी को प्रभावित किया जा सकता था, क्योंकि राशि नाम मतलब देवलोक में जो आपका नाम है, उस आत्मा का जो नाम पड़ा हुआ है, जिससे उसका वहां की अकाउंट चल रहा है, उसका जिससे उसकी क्रियमान चल रहा है वहां, तो उससे प्रभावित किया जा सकता था। जिस कारण पहले लोग राशि के नाम एक दूसरे को नहीं बताते थे, उसको हाइड करके रखते थे, कुछ और नाम रख देते थे। आज लोग अब किसको इतना समय है, न तो समय है, न किसी के पास उतनी क्षमता रह गया है कि शिक्षा कोई भी कुछ नहीं है कर तो। दे। तो अब लोग निकालता है, बल्कि उसमें भी बहुत ज्यादा सूक्ष्मता से निकालता है ना। ये सिर्फ अक्षर ही नहीं। मैं अगर आपके पास आऊं तो आप मेरा जो मतलब जो नाम आपने मुझे दिया है ना, और एक जो मेरा नाम चलता है, तो आप किस नाम से मेरी राशि चेक करेंगे? आपके नाम से कोई मतलब ही नहीं है। नाम से राशि होता नहीं है, पहली बात ही है। हाँ, आपने क्लियर कर दिया। नाम जी से राशि नहीं होता, राशि से मेरा नाम होता है। जी जी। हाँ ये उल्टा नहीं चला जाता। हाँ, ठीक है। हाँ, यदि हम किसी को कहते हैं डुगेश्वर झा मेरा नाम है, हाँ तो वह राशि निकाल सकता है कि ये तो कर्क राशि का है, लेकिन सूक्ष्म फलित नहीं कर सकता। और यदि वास्तव में डुगेश्वर ही है, तो वह 3 डिग्री 20 मिनट का भी डिफरेंस ले आया चंद्रमा का, लेकिन लग्न का तो नहीं लाएगा ना। पूरब दिशा में जो उदित हो रहा था, जो 80% आदमी को प्रभावित करता है, वो तो नहीं आया। चंद्रमा आया। चंद्रमा का को भी अपना प्रकाश नहीं है, वो भी सूर्य से ही प्रकाश लेकर चल रहा है। वह 20% ही प्रभावित करता है। ये भी कंप्लीट। हाँ, बोलिए। ये भी पूछना चाह रहा हूँ मैं, ये वाला आप अभी बता रहे हो कि 20% आपकी राशि असर करती है और 80% आपका पूर्व लग्न। दिशा करती है। इसको लग्न। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो इजी भाषा के अंदर, ताकि व्यूअर्स को भी ये अच्छे से समझ में आ पाए कि लोग हम बहुत ज्यादा क्या भ्रमित होते हैं। होते हैं, बहुत ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं आजकल कि राशि ही पूर्णता है। ऐसा नहीं है। पूर्णता, कुंडली का मूल आधार लग्न है। लग्न से ही देखा जाता है सारी चीजें। ज्योतिष लग्न पर आधारित है। पहले के समय में बहुत सूक्ष्मता से हम आकलन नहीं कर पाते थे। लंकोदय मान से आकलन करते थे, लग्न निकालते थे किसी का, पूरब दिशा में जो उदित हो रही थी राशि। लेकिन आज अब बहुत सूक्ष्मता से निकालते हैं हम लोग। हालांकि आज भी है बहुत ऐसे पंचांग कर्ता जो मकरंदीय पद्धति पर चल रहे हैं। सपोज कीजिए कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय के पंचांग चले जाइए आप, आज भी वो मकरंदीय पद्धति की पंचांग को निकालते हैं। अभी ही हुआ था, एक दिवाकर झा करके हैं व्याकरण के प्रोफेसर, कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय में। उनकी लड़की की जन्म हुई थी 3-4 साल पहले। जिस दिन जन्म हुई थी, वास्तव में बुध की पोजीशन में करीब 10 डिग्री का डिफरेंस था वहां के मकरंदीय पंचांग में और वास्तविक आज के दिक्पक्षीय पंचांग में। स्वाभाविक है, राशि परिवर्तन कर गया था। कहीं से उनको मेरा नंबर मिला होगा, उन्होंने हमसे संपर्क किया कि ऐसा डिफरेंस क्यों। खैर, वो व्याकरण के थे प्रोफेसर, लेकिन थे तो संस्कृत के। तो उनको हमने टाइम दिया था, स्पेशली वो दिल्ली आए, मकरंदीय पद्धति को समझाना पड़ा। जो शिक्षा का घर माना गया, विद्वता का घर माना गया है, और आज वो उसी सिद्धांत पर चल रहा है कि हम पुरानी ढगा को देख रहे हैं, हम पुराने सिद्धांत पर चल रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि हम पुराने सिद्धांत पर चल करके हम कितना ज्यादा लॉस कर रहे हैं ज्योतिष का, अपने अध्यात्म का। आपको नहीं समझ में आया होगा मकरंदीय पद्धति क्या है। जी, हम लोग तो पूछने वाला था। सपोज कीजिए आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने बचपन में देखा है कि स्कूल जब जाते थे तो घर में देखते थे धूप का छांव कहाँ आया, यानी यहाँ पर आ गया तो 10 बज गया, चलो स्कूल। जैसे पहले स्कूलों में समय घंटी भी जो बजती थी ना, स्कूलों में भी घड़ी नहीं हुआ करता था, वहां भी उसी छांव को देख करके घंटी बजा करता था। ये पीरियड इतना बज गया,
यानी धूप की छांव को देख करके हम टाइम की आकलन करते थे, क्योंकि घड़ी सबके पास नहीं हुआ करता था। जैसे अभी लग्न में कहे थे लंकोदयमान, लंकोदयमान भी वही है, छाया। छाया उस समय आधार नहीं था कुछ। जी। अब उस समय में ऋषि मुनियों ने उस जमाने में जब ये अंतरिक्ष पिंड की आकलन किया होगा, तो यही आधार तो यही था, सूक्ष्मता तो नहीं थी। जैसे कोई इसकी हम लंबाई को पूछें कि ये कितना लंबा है, तो कोई भी कह सकता है 5 फीट है या 6 फीट है, अपने आप में वो सही है। यदि इसको कह देते हैं 5 फीट है तो अपने आप में सही है। लेकिन अभी प्रणब जी आ जाए लीची टेप को लेकर के, आप तब नापते हैं, कहते हैं 5 फीट 1 इंच है, तो ज्यादा एक्यूरेसी कौन सा आया? सूक्ष्मता आ गई, सूक्ष्मता आ आ गई। गई। जब मेजरमेंट हमने ले लिया उससे थोड़ा सा हाँ, तो वह सूक्ष्मता आ गया 5 फीट 1 इंच। जी। लेकिन 5 फीट यदि बिना नापे हम बोले थे तो उसमें गलती नहीं थी, अपने आप में वो सही था। लेकिन जब आ गया इंची टेप तो 5 फीट 1 इंच हुआ, तो अब हमको 5 फीट 1 इंच लेना है। सेम चीजें उस समय की जो आकलन था ऋषि मुनियों का, वह तो उसी रूप में था जैसे 5 फीट वाला अपने आप में एक्यूरेट था। यदि बहुत गंभीरता से इस विषय में सोचेंगे कि उस समय में उन्होंने पूरी ब्रह्मांडीय परिदृश्य का आकलन कर लिया था, उसकी आकृति, उसकी गति, और आज जहां तक गया है ये आधुनिक विज्ञान, कहीं हम लोग डिफर नहीं किए। डिफर किए वही इंची वाले, बहुत माइनर इंची वाली डिफर किए हुई हैं, है, बिल्कुल। और कोई डिफर नहीं किए हैं। अपने आप में पूर्णता है। मकरंदीय पद्धति जो है उसी समय का पंचांग है, वही 5 इंच वाला है, 5 फीट वाला है। और आज तो अब हम आ गए हैं 1-1 इंच की नाप कर रहे हैं ना, एकदम सूक्ष्मता से नाप कर रहे हैं। तो अब उस सूक्ष्मता को लेना होगा ना हमको। और वही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो अभी तक ढो रहा है। अब पंचांग निर्मात्री सभा का पहले कॉन्फ्रेंस वगैरह में कई बार हमें भी जाने की मौका मिला है जी। उनका एक ही सवाल का जवाब होता है। लोग जो सवाल करते हैं आप क्यों अभी तक मकरंदीय पद्धति पे हैं, तो वो कहते हैं हम पुरानी पद्धति को ढो रहे हैं। पुरानी पद्धति को ढो के आप इस शास्त्र को तो डुबो रहे हैं ना। बिल्कुल, अब तो एक्यूरेट जा सकते हो, आपके पास सब टूल्स हो अब तो चुके हैं। सारा टूल्स है मेरे पास। क्योंकि इनोवेशन जितना, अब जैसे कोई भी अगर आज की डेट में साइंस को ही मानता है, सबको पता है कि अगर कोई साइंस 1970 में कुछ था तो अब 2000 में कुछ और आया। अब अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, 2025 साइंस में भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। तो अगर हम नहीं चेंज करते 1970 के साइंस को ही मानते, वही अब वही एक बार हमको लगता है 2002 या 3 के आसपास में एक पंचांग निर्मात्री सभा का ये हो रहा था, क्योंकि उस समय हम भी एक पंचांग निकालते थे, अंग प्रदेशीय पंचांग। बाद में चल के छोड़ दिए, 4-5 साल तक निकाले थे जी। तो ये पंचांग निर्मात्री सभा का कॉन्फ्रेंस था। तो संयोग से 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था, वहीं रहना था। तो मेरे बगल में ही बैठ उनका सेटिंग था रात में सोने की जो था, एक तो द्विवेदी करके थे और जस्ट उसके बगल में थे कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय के ज्योतिष के प्रोफेसर। संयोग से डिस्कशन तो रात में बेड पर जाते हुए सो नहीं रहा है, सब तो आपस में बात कर रहा है। तो इसी पर बात हुई थी। तो आप उनको हमने कहा था मिथिला जहां से आप बिलोंग करते हैं, ये विश्वविद्यालय है, अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हैं और वह विद्वान का नगरी माना गया है। सीता का नगरी उसे विद्वान का नगरी माना गया है, लेकिन आज सारी अज्ञानता वहीं पर फैल रहा है हमारे क्षेत्र में, और आपकी पंचांग फैला रहा है। ये जो आपका जवाब सेम डे उसका जवाब भी आया था उन लोगों का, ये था तो वही हम पुरानी पद्धति ढो रहे हैं। हमने उनको रात में वहां स्टेज पर तो नहीं, रात में पर्सनल बातचीत में कहा था ये तो ऐसा ही है कि आज की रेल मिनिस्टर कहे कि नहीं हम स्टीम इंजन ही चलाएंगे, हम नहीं चलाएंगे इलेक्ट्रिक इंजन। सेम चीज आप कर रहे हैं,
लेकिन आप तो दूषित कर रहे हैं, समाज के लोग तो नहीं समझ रहे हैं, वो तो समझ रहे हैं आपने जो लिखा है वही परफेक्ट है। इवन आप वहां सूर्योदय सूर्यास्त तिथि का समाप्ति काल प्रारंभ काल लिखते हैं, लिखते तो हैं, टाइम दे देते हैं कि इतना बज के इतना मिनट तक है, लेकिन आप ये नहीं देते कि यह टाइम कौन सा टाइम है। आम लोग वहां देख लिया 8 बजे तिथि का अंत हो रहा है और इस घड़ी को देखता है कि 8 बज गया तिथि खत्म हो गया। ये कितनी अपभ्रंश को फैला रहा है समाज में। वास्तव में उस पंचांग में जो वह टाइम दिया हुआ है वह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, इस घड़ी का टाइम नहीं है, लेकिन आम लोग तो वही घड़ी को देख रहा है। तो क्या फेस्टिवल सेलिब्रेशंस जो आजकल देखते हैं कि बहुत सारे फेस्टिवल हमारे मिथिला में कई बार डिफर होता है, डिफर होता है। क्या हर फेस्टिवल इसका अब कई दो का बार आने लगे हैं। हाँ। मतलब जैसे दो दिवाली, नवरात्र, दो नौमी हो गई, दो होली ये हो गई। ये बिल्कुल अलग चीजें हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ही अलग है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट अलग है, हालांकि इससे भी रिलेशन है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि हर पर्व का, हर फेस्टिवल का अपना एक सिद्धांत है, किस रूप से होगा। सपोज कीजिए, मान लीजिए शिवरात्रि हर महीने मनाते हैं जी। लोग देखते हैं शिवरात्रि के दिन सुबह से एकदम लाइन लग जाता है मंदिरों में, जबकि शिवरात्रि रात की चीजें हैं। जी। चतुर्दशी तिथि में होता है। बिल्कुल। चतुर्दशी तिथि सुबह में हो कोई जरूरी नहीं है, उसको सूर्योदय कालीन तिथि से मतलब नहीं है। जनरली तिथि हम कहते हैं सूर्योदय कालीन तिथि, सूर्य के उदय के समय में जो तिथि था वो नेक्स्ट सूर्योदय तक रहेगा, इसको उदया तिथि कहते हैं। लेकिन बहुत से फेस्टिवल ऐसे हैं जो उदया तिथि से नहीं चलता, वह चलता है तत्कालिक तिथि से। जैसे शिवरात्रि ही है, उसको उदया तिथि से कोई संबंध नहीं है, प्रदोष काल में तिथि 14 होनी चाहिए। प्रदोष काल यानी सांध्यकालीन 14 तिथि होनी चाहिए, उस दिन होगा। अब यदि उस दिन मान लीजिए हम कहते हैं कोई आता है, कब है चतुर्दशी, हम कहते हैं आज है, लेकिन उसी समय दूसरा व्यक्ति आता है कि पंडित जी आज कौन सी तिथि है, तो हम कहेंगे त्रयोदशी है। अब यदि पूरा जवाब नहीं लेगा दूसरा वाला, तो वो तो ये भी प्रचार कर सकता है, कर रहा है आजकल, किसी को त्रयोदशी के दिन ही जो है ये पंडित जी चतुर्दशी बता दिए। हाँ, जबकि होता ये है, कोई भी चीज है जैसे अमावस्या है। अभी मेरे पास सवाल आया था, हम यहाँ पहुंचे हैं स्टूडियो में, फोन आया था बिल्कुल। बट सावित्री के लिए पूछा जा रहा है। तो बट सावित्री हम जानते हैं, अमावस जो है, अमावस तो है इस दिन 26 तारीख को, लेकिन बट सावित्री है कब, हमने जवाब नहीं दिया। अब ये हमको देखना है 26 तारीख को जो अमावस है वह मध्याह्न काल में अमावस है उस दिन। चूंकि हमने इसको पितृकार्य के लिए देखा है, मेरे दिमाग में है ये, लेकिन बट सावित्री जो होता है वह मध्याह्न काल से उसको कोई लेना देना नहीं है। उदया तिथि अमावस होना चाहिए, और जनरली हम जानते हैं उदया तिथि अमावस जो है 27 को है। लेकिन चूंकि बहुत कंफर्म होके किसी को बात कहेंगे तो कंफर्म होके कहेंगे, इसलिए उनको कह दिया कि शाम में बताएंगे। क्योंकि हम जानते हैं 27 को उदया तिथि में अमावस है, पितृकार्य के लिए 26 को है। और ये भ्रम इसलिए फैल रहा है समाज के अंदर कि हमें यदि कोई पूछेगा अमावस तो हम कहेंगे 27 को, लेकिन कोई पितृ श्राद्ध के लिए पूछेगा तो हम कहेंगे 26 को है। कि पितृकार्य मध्याह्न काल में होता है, मध्याह्न काल में अमावस चाहिए, उसको उदया तिथि से कोई संबंध नहीं है। हाँ, दूसरे दिन 27 को भी यदि मध्याह्न काल तक अमावस होता तब दूसरे दिन हो जाता। यानी हर एक पर्व त्योहार जितनी होता है सबका एक निश्चित सिद्धांत है, वो किस सिद्धांत में, उस हिसाब से सिद्धांत को हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हम लोग पढ़ते नहीं हैं।
हम पंचांग देखते हैं, हम तो कई ऐसे पंडित सबको देखे हैं मंदिर में कि वो 4-5 तरह का पंचांग रखे हैं, 3 पंचांग में जो निकल गया ज्यादा बोल दिया। वो हो गया ओके। भले वो कहाँ का पंचांग है इससे कोई मतलब नहीं है। पंचांगीय डिफरेंस भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। मान लीजिए कोई बनारस का पंचांग है, बनारस और यहाँ में 12-13 मिनट का डिफरेंस है। जब हम किसी तिथि को निर्धारित करेंगे तो इतने देखना पड़ेगा हमको, सूर्योदय में इतने मिनट का डिफरेंस है, तो हो सकता है वो डिफरेंस हो जाए, लेकिन ऐसा कम होता है। पंचांग पे ज्यादा अपने होता है हमारी अपनी अज्ञानता के कारण। हम पंचांग तक जानते हैं, पंचांग में लिखा हुआ पढ़ते हैं, सिर्फ वह लिखा पढ़ना जानते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और ये भी अपभ्रंश आया है हमारे कारण ही। हमारी जो शिक्षा का स्रोत है वहां ही ज्योतिषी पढ़ाते क्या है, जन्मपत्री कैसे बनाओगे भाई, तो जन्म समय में सूर्योदय को घटा दो, 2.5 से गुना कर दो, इष्ट हो गया। अब इष्ट किसको कहते हैं पता नहीं है। यदि कोई विद्यार्थी पूछ दिया गुरुजी सूर्योदय कहाँ से लेंगे, तो पंचांग में मिल जाएगा। अब जो पंचांग में सूर्योदय निकाला, यदि हम उसी को ले लिए तो ज्योतिषी तो वो पंचांग बनाने वाला हुआ ना। अब पंचांग किसी खास अक्षांशीय स्थल का बनता है, जन्म कहीं और हुआ है। इसकी हम लोगों को सामना करना पड़ता है। आज हम लोग फेस कर रहे हैं इस चीजों को। तो ये जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो इतनी स्टडी करके बनाता है या कोई, जैसे आप, मेरे को याद है आपने एक सॉफ्टवेयर बनवाया था, तो आप क्या उसके अंदर वो वाली चीज उसको बताते हो कि आपको ऐसे वर्कआउट करना है, ये करना है? निश्चित इस पे- निश्चित सारे अक्षांश का उसमें दिया हुआ है, अक्षांश का मिनट वाइज दिया हुआ है। हाँ, लेकिन अब उसमें भी प्रिंट निकालने के लिए बेसिक ज्ञान चाहिए ज्योतिष का। इस संबंध में करीब 15-20 साल पहले एक सफदरगंज इनक्लेव में है एक ज्योतिषी जी, जो अमेरिका के कहीं रहते हैं। जी जी एक कुंडली हमारा संजोग से मेरे पास पहुंच गया था। वो एम्बेसी में काम करता था, उसके बच्चे का जन्म वहीं हुआ था। उसकी कुंडली मेरे पास आया, वही कंप्यूटर से निकला हुआ। वो कुंडली बिल्कुल गलत निकला हुआ था। अब क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर गलत था? नहीं, सॉफ्टवेयर वही था, हम उसकी फीडिंग नहीं कर पाए थे। मैं फीडिंग पे ही क्वेश्चन पे आ रहा था। जैसे सर ने पूछा कि सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, आपने अभी एक कुछ देर पहले मेंशन किया था जो पंचांग है, बनारस का पंचांग अलग है, मिथिला का पंचांग अलग है, और भी हो सकता है अलग अलग रीजन के जहाँ से तो लोग सूर्योदय के डिफरेंस के कारण डिफरेंस आएगा, जी और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक्चुअली देखिए, सारे चीजों, सारे कैलकुलेशन का आधार सूर्य है। इसमें हम सन डेक्लिनेशन, सूर्य का झुकाव जो प्रति क्षण चेंजेबल है, जी वो मूल है। हम्म, आज से 2004 से पहले जब नहीं आया था ये लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर, तो 2004 से पहले तो हम कैलकुलेट करते थे, बल्कि शुरू में तो हम जन्मपत्री बनाते थे। और आज भी यदि हमारी कोई समाज में पूछ हो रही है तो उस समय जो हम जन्मपत्री बनाए हैं वही है। जी क्योंकि उस समय जो जन्मपत्री हम कैलकुलेट करते थे, तो समझिए स्वयं से जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो पूरी ब्रह्मांड आपके दिमाग के अंदर है। वह जो फलित आप कर रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट फलित होगा। आज यदि हम सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन को देख के करते हैं, सारी डाटा को एक साथ दिमाग में नहीं रख पाते, तो फलित में तो कमी आएगा। और सॉफ्टवेयर आज में भी भी बहुत से लोग आते हैं, पहले का बना हुआ जिसके पास जन्मपत्री है, वो सब आते हैं आ कहते हैं एकदम ब्रह्मरेख है जो लिख दिए हैं। पंडित जी, एक क्वेश्चन और है मेरे को यहाँ पे। जितनी भी हम अभी बातचीत कर रहे हैं, आपने बताया कैलकुलेशंस हैं, स्टडी है, प्रोफेसर है, और ज्योतिष जो है वो एक पूरी की पूरी स्टडी है, कोर्स है। बट क्या इसमें अध्यात्म का भी रोल है? क्योंकि हाँ, अध्यात्म का रोल आता है। जब हम अध्ययन तो करते हैं, उसको वर्तमान कर्म को देख लिए, शारीरिक तत्वगत स्थिति के कारण अब हम यहाँ देखते हैं कि वास्तव में ये जो प्रारब्ध आया, ये जो कर्म आया, ये जो इसके शारीरिक तत्व आया है, ये किस कारण आया है, कौन सी कर्म के कारण आया है। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं ये व्यक्ति आया कहाँ से है। प्रारंभिक तौर पर
ये ज्योतिषी के समझने के लिए होता है, हम नहीं बताते हैं लोगों को, जनरली नहीं बताते हैं। हालांकि आजकल बहुत ऐसे ज्योतिषी हैं, खास करके एक रजौरी गार्डन में है कोई, किसी नाम से है, उनका मेरे पास कई आता है लोग तो समझ में आ जाता है। उनका काम ही इतना है, कोई व्यक्ति गया, उसको देख लिया कि ये देवलोक से आया है, ये कर्म पिपाक है, 3 जन्म का उसकी कर्म बता दिया। तुम पिछले जन्म में ये थे, तुम्हारा ये नाम था, फलना जगह जन्म लिया था, तुम्हारा ये व्यवसाय था, ये तुमने कमी किया था, जिस कमी का आज तुम भोग रहे हो। वही उसका काम ही है। जबकि ये चीजें हमारे समझने के लिए होता है, न कि उसे बताने के लिए। पिछले जन्म में क्या किया वो उसकी कर्म आज है, तो हमको आज संतुलित करना है, वह हमारी समझने के लिए है, न कि बताने के लिए। लेकिन आज ज्योतिषी बता रहा है, 3 जन्म का इतिहास बता दिया, लोग ये बन गया। एक और क्वेश्चन मेरे को भी बिल्कुल इसी चीज से समझ में आया है। हम अगर किसी ज्योतिष के पास भी जा रहे हैं तो वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर अपनी वो देख के अपने आप को थोड़ा सा एक्सपीरियंस दिखाने के लिए या तो नाम से और उससे पास्ट बताते, आपकी अपनी आज की लाइफ का, कि तुम्हारे जीवन के अंदर अभी बहुत मेहनत कर रहे हो तो फल नहीं मिल रहा, ये ऐसा हो रहा है, तो लोगों को एक ट्रस्ट पैदा होता है कि हाँ यार ये जो बोल रहे हैं इन्होंने तो सिर्फ मेरे नाम से मेरी लाइफ बता दी, तो एक कॉन्फिडेंस हुआ, तब वो व्यवसाय की तरफ आगे बढ़ेगा कि अब मैं जो बताऊंगा फिर उससे कुछ होगा। अब देखिए, आप देखे होंगे आजकल जो मांगने वाले भी चल रहे हैं, लाल वस्त्र पहन करके, गेरुआ वस्त्र पहन करके, उसके पास भी रुक जाइए तो वो भी कहेगा तुम्हारा ये चल रहा है, वो चल रहा है, तुम्हारा ये अच्छा हो जाएगा, ये करो, वो करो, वो करो। वो 100 आदमी को बताया, किसी 4 को तो होना ही होना नहीं होना है। अब आदमी इस शिक्षा से इतना दूर हो चुका है कि जिसका वो घटित हो गया, वो उसको भगवान मानने लग गया। जबकि ये नहीं पूछने जाएंगे किस आधार पर तुमने ये बताया था हमें। उसके पास कोई आधार नहीं है, उसके पास वही बोली है। या दूसरा, आज जो हम देखते हैं मंदिर में जो सफाई वगैरह कर रहे हैं, उसके पास तो नहीं है कुछ, लेकिन वो भी तो 90% लोगों को तो वही देख रहे हैं, वो भी तो बता रहे हैं ना। कुछ ऐसी चीजें हैं जो 100% लोगों के ऊपर घटित होता है, उसको हमने अपना एक टूल बना लिया है। जैसे तुम्हारी उन्नति से जल रहा है, कौन जल रहा है? तुम्हारे अपने ही लोग जल रहे हैं, तुम्हारे अपने लोग जल रहे हैं, और तुम्हारी पत्नी से तुम्हारे रिलेशन अच्छे नहीं इसी के अच्छे नहीं। और एक और क्वेश्चन जो बोलते हैं, मतलब मेरे पिताजी बोलते थे ना, जो बड़ी ही सिंपल भाषा में, किसी का भी हाथ देख के मेरे को हाथ देखना आता है, तेरी लाइफ में तू जिससे शादी करना चाहता था उससे शादी नहीं हुई, तेरी लाइफ में 2 कुछ अफेयर ऐसे होंगे। प्रश्न हैं, कुछ ऐसा जवाब है जो 100% सब लोगों पे ही पर लगता घटित है। होता है, और इसी का लाभ हम उठाते हैं। क्या एस्ट्रोलॉजी में शिक्षा का कहीं ना कहीं अभाव ये एक मूल शिक्षा का ह्रास मूल है, शिक्षा का ह्रास मूल है। इस संबंध में अपना अनुभव बताते हैं। हमको लगता है 1999 या 98 के आसपास एक बनारस के ज्योतिषी थे, हम नरेला रहते थे उस समय, और एक पंडित जी थे वहाँ मंदिर में, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन इस तरह की शिक्षा नहीं था, अपने रोजगार के लिए मंदिर पकड़े थे। लेकिन वो आगे जिज्ञासु थे, जानने के, कर्मकांड को भी सीखने के जिज्ञासु थे, ईमानदार प्रवृत्ति के थे। तो उन्हीं के कोई रिश्तेदार था ज्योतिषी, वो आए थे। तो काम की अधिकता मेरे पास उस समय था, उस समय हालांकि बहुत काम करते थे हम, ये भी सत्य है। घर में रहते हुए भी हम सही टाइम पर भोजन नहीं कर पाते थे, इतने लोगों को टाइम देते थे। उसी समय उन्होंने हमें उस ज्योतिषी से मिलाया कि इनको काम दिया करें, ये काम कर दिया करेगा। हमने उनको एक, उस समय तो हाथ से कैलकुलेशन करते थे, तो एक पेज हम बना रखे थे गणना का आधार, क्योंकि हम स्वयं कैलकुलेट करते थे, किसी चीज की सहायता नहीं लेते थे।
एक संस्कृति मंत्रालय से निकलता है, सन डिक्लिनेशन का चार्ट होता है भारत सरकार की, वो मेरे पास हुआ करता था। सूर्य का क्रांति, सूर्य का झुकाव वहां से लेते थे हम, और उसके बाद सारा कैलकुलेशन करते थे अपनी, क्योंकि उसी समय हम पंचांग भी निकालते थे, आंध्र प्रदेशीय पंचांग भी निकालते थे। तो अब जब हम कैलकुलेट करेंगे किसी चीज की, तो हम तो सेकेंड वाइज कैलकुलेट करते जाते थे। जैसे तिथि का अंत, जैसे कहीं पंचांग में देखेंगे तो मिलेगा आपको 8:34 तक तिथि है, जबकि उसको तो हम सेकेंड वाइज लेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड वाइज करेंगे ना जी। तो उस समय सब चीजें हमारा सेकेंड वाइज होता था। एक पेज होता था गणना का आधार, यानी हमने जो किस आधार से कैलकुलेट किया है पूरा ब्रह्मांडीय परिदृश्य को। जी। तो हमने उस पेज को एक उनको दे दिया कि आप इस पेज को भर के हमको दे दीजिए, एस्ट्रोलॉजर है तो कहीं से भी कोई भी पंचांग उंचांग कुछ भी देख करके एक्यूरेसी से भर के दे दीजिए, इस जन्म में आपको काम की कमी नहीं होने देंगे, 24 घंटा काम करेंगे उतना काम मिलेगा। हम जानते थे वो भर नहीं सकता। जैसे मध्याह्न टाइम, अब मध्याह्न टाइम जनरली लोग 12 बजे दिन को कह दिया मध्याह्न, कभी 12 बजे मध्याह्न नहीं होता। अच्छा, दोपहर वाला जो 365 दिन में कभी 12 बजे नहीं होता है मध्याह्न। जैसे 24 घंटे के दिन रात, हमारी संस्कृति में 24 घंटे का दिन रात कभी नहीं होता। बहुत आश्चर्य लगा। बिल्कुल आश्चर्य वाली चीज है। हमारी संस्कृति में दिन रात सूर्योदय से सूर्योदय होता है। आज जो सूर्योदय जिस टाइम में हुआ है, कल उस टाइम में नहीं होगा, सेकंडों में डिफरेंस होगा। तो 24 घंटे का तो नहीं हो सकता ना, कभी थोड़ा बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा मौसम के अकॉर्डिंग, और वो आपकी यूनिवर्स पे भी चेंज होगा, और अमेरिका का मध्याह्न कुछ भी है। अलग हो जाएगा। हाँ, ये जब आप सूर्य उदय की जब कैलकुलेशन करेंगे ना, तो सारा चीज अपने आप आ जाएगा, सारा आधार वहीं से निकलता है। लेकिन आज जो हम पढ़ने जाते हैं तो वहां सूर्योदय कैलकुलेशन के लिए पढ़ाया ही नहीं जाता, ज्योतिष गणित वाले नहीं पढ़ाते, वही रटंत, जिसके कारण आज जो ज्योतिषाचार्य पढ़ लिए हैं वो ज्योतिष को अभ्रंश कर रहा है, न कि ज्योतिष की शिक्षा को प्रसारित कर रहा है। नहीं, मेरा इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे आजकल ज्योतिष लाइन में आने वाले बच्चे बहुत कम हो गए हैं। आप भी देख रहे हैं कि ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ बढ़ रहा है। तो जो पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं एक, जिसको इंटरेस्ट है या जिसको अंदर से है कि हाँ ठीक है, अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं रखा जाए, तो कैसे वो पर्टिकुलर वे में, आपको एक डायरेक्शन अनुभव में। बताते हैं जी। अपनी ही। भारतीय निकेतन है केजी रोड में, नॉर्थ प्लेस। के.एन. राव थे, अब तो वो चले गए अमेरिका। उन्होंने इसकी स्थापना किया था। अब भी पंडित गणेशन है वहाँ, जो कभी कभी आज तक पे भी आता था, राशिफल देता था। ठीक है। लेकिन जब तक के.एन. राव रहे, हम वहाँ 3 साल तक टीचिंग किए हैं, ज्योतिष गणित पढ़ाए हैं वहाँ जी भारतीय निकेतन में। लेकिन तब तक, जब तक के.एन. राव थे, वास्तव में ज्योतिष के मूर्धन्य थे वो। कोई उनको ज्योतिष की डिग्री नहीं थी, डिग्री लेकर के तो वो मूर्ख बनेंगे, ये फैक्ट है। कि ज्योतिष पढ़ने जाएंगे तब तो कहेगा पंचांग से सूर्योदय लो, उसके पास ये समय ही नहीं रहेगा, वो उसकी बेसिक ज्ञान ही नहीं गया कि सूर्योदय की कैलकुलेशन होगा। यदि सवाल पूछ दीजिए तो वो उल्टा आएगा, पंचांग देख लो। जबकि शुरुआत ही तो पंचांग है, पंचांग की कैलकुलेशन है। पंचांग की कैलकुलेशन सूर्योदय कैलकुलेशन किए और सारे ग्रह पिंड की कैलकुलेशन किए, पंचांग के 5 अंग आ गया। जैसे मान लीजिए एक सामान्य सी प्रश्न, तिथि, कोई एक विषय पर नहीं टिक पा रहे हैं क्योंकि सब एक दूसरे से जुटा हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक। अब तिथि किसको कहते हैं? तिथि, तिथि क्या है?
सुनते हैं ना तिथि? बिल्कुल ये थी, बिल्कुल अभी जी, हम डेट आपस की ही तिथि। चर्चा कर रहे थे। हम लोग तो डेट वाइज ज्यादा तिथि है। हाँ तिथि मतलब जो तिथि दिन है क्या? आज आप 1000 ज्योतिषियों को जाकर के पूछिए तिथि क्या है, शायद 999 ज्योतिषी आपको यही बताएगा कि तिथि दिन की, हिंदी दिन की गणना है, हिंदी तारीख है, ना ऐसा ही बोलते हैं, हाँ यही बोलते हिंदी तारीख है। अब सवाल यदि वहां कर दिए कि भाई हिंदी तारीख है तो कभी एक दिन घट जाता है, कभी एक दिन बढ़ जाता है, ये कैसे? कभी 8 बजे सुबह में तिथि चेंज हो जाती है, कभी शाम में 5 बजे चेंज होता है, कभी रात में 12 बजे चेंज होता है, ये कैसे? जीरो। उसके बाद आपको नास्तिक कह करके वहां से हटा दिया जाएगा कि इसको धर्म पर भरोसा नहीं। धर्म हमारा इतना ये नहीं है, हम नहीं जानते। फैक्ट ये है कि तिथि कोई दिन की गिनती नहीं है, तिथि सूर्य और चंद्रमा के बीच की गैपिंग है, एक ब्रह्मांडीय परिदृश्य है। 12 डिग्री का एक तिथि होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच यदि मान लीजिए 5 डिग्री का डिफरेंस है तो हम कहेंगे प्रतिपदा है। कौन सी पक्ष? तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। 13 डिग्री का डिफरेंस 12 से ऊपर हो गया तो द्वितीया हो गया, 24 डिग्री से आगे बढ़ गया तृतीया हो गया। यानी 12 डिग्री का एक तिथि है, और तिथि कहते हैं सूर्य चंद्रमा के बीच की डिफरेंस को। अब कहते हैं यहां मुहूर्त में जाते हैं, मुहूर्त में क्या देखते हैं हम लोग? सूर्य और चंद्रमा, सूर्य आग का गोला, चंद्रमा जल तत्व पानीमय। आग और पानी जब भी एक जगह होगा तो एक रिएक्शन होगा, वह रिएक्शन कभी अच्छा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो कॉमन रूप से हम लोग जो मुहूर्त में देखते हैं, जिस दिन ब्रह्मांड शार्प रहेगा, वायुमंडल शार्प होगा, कुछ वायुमंडलीय स्थिति हमारे लिए अच्छा हो सकता है, हमारे शरीर के तत्व के हिसाब से, आपके शरीर के हिसाब से वह खराब हो सकता है, उनके सम हो सकता है, तो व्यक्ति विशेष की मुहूर्त होता है। यानी हमारी शारीरिक तत्वगत स्थिति और वायुमंडलीय तत्वगत स्थिति में जिस दिन समानता मिल गया, वह बहुत अच्छा मुहूर्त है उस व्यक्ति के लिए। और जनरली सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो स्वाभाविक रूप के आग पानी एक साथ है, तो उस दिन ब्रह्मांड तो खराब रहेगा। जैसे जनरली सुनते होंगे ना, अमावस बहुत खराब होता है, पूर्णिमा बहुत अच्छा होता है। क्यों? किस कारण? सिर्फ रट लिए। अमावस का मतलब सूर्य चंद्रमा 12 डिग्री के डिफरेंस में है। 348 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में ही है चंद्रमा और सूर्य। स्वाभाविक रूप से आग पानी एक साथ है तो उस दिन की ब्रह्मांडीय स्थिति अच्छा नहीं होगा। पूर्णिमा मतलब 180 डिग्री के डिफरेंस में है, दोनों मैक्सिमम दूरी बनाए हुए हैं सूर्य और चंद्रमा, तो बिल्कुल साफ साफ होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ एक और बात बता दें, बहुत लोग भ्रमित होते हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में जो हम लोग देखते हैं, पूर्णिमा में अंत होता है किसी महीने का, पूर्णिमांत होता है। और साउथ वगैरह चले जाइए तो वहाँ अमांत होता है, अमावस में अंत होता है महीने का। यानी हमारी महीना जो हिंदी महीना है, उस महीने में हमारी नॉर्थ इंडिया और साउथ में 15 दिन का डिफरेंस है। इसमें आप जैसे हम अभी ज्येष्ठ में चल रहे हैं, जबकि साउथ में अभी भी बैसाख ही चल रहा है, बैसाख कृष्ण चल रहा है। तो इससे बोलने में तो डिफरेंस होता है, लेकिन वास्तविक कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। और व्यक्तिगत हम इस पर बहुत शोध करने की कोशिश किए, लेकिन कोई निश्चित जवाब नहीं मिला। लेकिन जहां तक मिला, और अभी भी हम मानते हैं, हम लोग ज्यादा एक्यूरेट नहीं है बनिस्पत साउथ वाले से। साउथ वाले सही दिशा में है, हालांकि आधार कुछ नहीं है, कोई आज तक कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। बहुत शोध किए होंगे हम,
लेकिन सामान्य तौर पर हम देखें तो वह 0 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री से उसका उनका महीना शुरू होता है। जैसे आगे बढ़ते हैं 1 डिग्री से 360 डिग्री पर महीना खत्म होता है। यानी एक सही दिशा में वो चलते हैं। और हम लोग चलते कहाँ से हैं? 180 डिग्री से शुरू करते हैं महीना, और 0 डिग्री क्रॉस करते हुए फिर 180 डिग्री पर जाएंगे, वहां जाके खत्म करते हैं। यानी बीच से हम शुरू करते हैं, बीच में जाके लास्ट करते हैं। वो शुरुआत में शुरू करते हैं और अंत करते हैं वो 360 डिग्री पर। तो ज्यादा अच्छा तो वो दिखाई दे रहा है जी जी 1 से 360, हम 180 से 180 पर जाते हैं। थोड़ा सा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को भी क्लैरिटी, कई लोग इसका डिफरेंस हाँ, नहीं समझ पाते। अभी अगर आप- जैसे हमने आपको बताया कि 12 डिग्री का तिथि है, और तिथि कहते हैं सूर्य और चंद्रमा के बीच की difference को- गैपिंग की। जी गैपिंग को तो 12 डिग्री की गैपिंग, जैसे शुरुआत सूर्य और चंद्रमा की, आगे जैसे चंद्रमा बढ़ते जा रहा है सूर्य से, तो वह शुक्ल पक्ष की स्थिति है। 180 डिग्री से जब आगे हम बढ़ जाएंगे तो वह कृष्ण पक्ष की, माने 180 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस जब होगा सूर्य चंद्रमा के बीच, तो वह कृष्ण पक्ष है। आ गया हमारा। 0 से 180 डिग्री के डिफरेंस में हम शुक्ल पक्ष में होते हैं। 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री के पक्ष में जब जाते हैं तो वह कृष्ण पक्ष कहलाता है। पंडित जी, इसके अंदर एक और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से फिर हम लोग क्या क्या चीज देख सकते हैं और किस किस चीज का सॉल्यूशन हम लोग ले सकते हैं। मतलब बचपन से ही अगर कोई एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हुआ आ रहा है, बचपन बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद आपकी कुंडली वगैरह बनाना चालू करा, तो हम कहाँ तक ले सकते हैं? फिर वहां पे रोल आ जाएगा वही प्रारब्ध का, जब हम लोग ये बोलते हैं कि भाई आप जो किस्मत में लेके आए हो उसे कोई नहीं बदल सकता। ये 2 लाइन अलग अलग हो जाती हैं। तो किस्मत में जो है वो बदलना नहीं जा सकता, और एस्ट्रोलॉजी ये कहता है कि हम आपको इसका रास्ता बता देंगे तो ये चीज बदली जा सकती है। अब अभी हमने प्रारब्ध की बात किया था, हाँ, हालांकि वो रिकॉर्डेड में नहीं है, हम हाँ, पहले हाँ, बातचीत कर रहे हमने थे। कर्म विपाक की पूरी बात किया था। हाँ। तो प्रारब्ध, और हमने ये भी बताया था कि कोई व्यक्ति यहाँ खाली हाथ नहीं आता, पूरी पुलिंदा लेके आता है कर्म का। अब कोई खाली हाथ नहीं जाता। ये भी जो लोग कहता है ना खाली हाथ जाना है, कोई खाली हाथ नहीं जाता, एकदम भर के लेके जाता है। तो प्रारब्ध को जो लेके आया वो तो हम यहाँ देखते हैं। उसमें किसी किसी कर्म की तीव्रता, जैसे संचित कर्म के बारे में बताते थे, जब क्रियमान के बारे में कभी डिस्कशन करेंगे डीपली तब बताएंगे कर्म विपाक कैसे रोटेट करता है। हमारी संचित कर्म में जो कर्म है वह कर्म की तीव्रता कितनी है, क्योंकि वही आना है प्रारब्ध में। कोई कर्म है, यदि मान लीजिए हमारे ऊपर कोई तरह की निगेटिविटी आ गया है, शारीरिक कष्ट का जोग आ गया है, 40% जोग है प्रारब्ध के हिसाब से, 60% तो वर्तमान कर्म डिफेंड करेगा ना वहां। तो 20% 25% किसी चीज को कम कर देना या बढ़ा देना ये मेरे हैंड में होता है। वर्तमान कर्म से लोग कर सकता है। या तो वो 40% को हम वर्तमान कर्म में उसके ही अनुकूल चले तो उसको और बढ़ा देंगे, होगा। यदि उसके विरुद्ध कर्म को लेकर के चले हम तो उसको हम कम भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा जोगेश जी, या देखा भी होगा कई पूजा हमारी, बिल्कुल क्योंकि देखें। कुछ लोगों की हम पूजा करते हैं, पौष्टिक क्रिया करते हैं। कुछ पंडित समुदाय हमारे विरोधी भी रहे हैं, क्योंकि जब के हम विरोधी रहे हैं, शुरुआत में कभी 3-4 जप करवाने की कोशिश किए थे, लेकिन हमें पता लगा कि नहीं, जप इस संसार में हो ही नहीं सकता। और सिर्फ अनुभवी यहाँ ही तक नहीं, उसके बाद तो हम वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजिकल सोसाइटी के सेमिनार में हमने ये बात रखा था, और उसके मैगजीन में भी आया था ये चीजें। इस संसार में कोई जप करने वाला व्यक्ति नहीं है, यदि है तो वो कहीं गुफा में होंगे, यहां नहीं हो सकता। जबकि जब तो सब जगह हो रहा है, यही हमारे शास्त्र को डुबो रहा है। विश्वास और विश्वास की जो बन गई है ना बातें, वो इसी सब कारण से बन गई है। आपने पूजा देखा होगा, पौष्टिक क्रिया हमारी। बिल्कुल। क्या है पौष्टिक क्रिया?
पूजा तो कई तरह का होता है, हम्म। शांति होता है, पौष्टिक होता है। तो हमारे पौष्टिक ही देखा होगा, क्योंकि कुछ लोगों की हम करते हैं। देखते बिल्कुल। और पौष्टिक क्रिया होता है, हम किसी ग्रह को नहीं छेड़ते हैं। जो जोग बना हुआ है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है, प्रारब्ध में जो है वो ज्यों का त्यों है। हम उसकी रीड करते हैं। जो निगेटिव तत्व है उसके विपरीत तत्व को हम प्रारब्ध के अंदर भरते हैं। एक बात और यहाँ ध्यान देंगे, भगवान हाथ जोड़ने से नहीं आते, सदा मान के चलिए ये एक जोग है। ये एक जोग है जो कि हमको मेंटलिटी को कंसंट्रेट करने में सहायक होता है। भगवान हमारे रोने से यदि आ जाए या एक फल और मिठाई चढ़ाने से भगवान आ जाए, तब तो हर दुखी व्यक्ति के पास आ जाएंगे भगवान। बिल्कुल। भगवान क्रिया के अधीनस्थ हैं, ये सुनते होंगे। भगवान कर्म के अधीनस्थ हैं। हम जो कर्म करेंगे उसकी लेखा जोखा तो वहां वही भगवान कर रहे हैं ना, क्रियमान में वही तो अकाउंट कर रहे हैं। उसको वे इधर से उधर नहीं कर सकते, बेईमान नहीं है वो। हम 4 गालियां भी दें भगवान को, लेकिन कर्म यदि हम कर रहे हैं तो उस कर्म को फेंकेंगे नहीं। इस संसार में एक मर्डरर है, आतंकवादी है, भगवान चाहे तो सजा दे सकता है, लेकिन भगवान को सजा देना नहीं है। भगवान को उस आत्मा का कर्म विपाक बनाना है, उसकी अकाउंट करना है, वो रोटेशन होकर के अपने आप मिलना है उसे। भगवान दंड देने वाले या सुख देने वाले कर्म कोई नहीं होते, हमारी कर्म को रोटेट करते हैं। कर्म 2 तरह का होता है। एक कर्म है जो बहुत तीव्र रिजल्ट देता है, जो कि हमारा क्रियमान से संचित में चला जाता है, एक रो में लग गया, वो प्रारब्ध में आएगा तब मिलेगा हमको। एक कर्म है तत्कालिक बेस पे, मान लीजिए हम 10 दिन 1 महीना बहुत ज्यादा धर्म कर्म किए, तो एक सेपरेट जन्म में तो रिजल्ट देने की क्षमता नहीं होगा ना। वैसे कर्म को क्रियमान से डायरेक्ट हम ट्रांसफर करते हैं प्रारब्ध के अंदर, संचित में सीरियल नंबर में नहीं ले जाते हैं। सीरियल नंबर में वही कर्म जाता है जो एक सेपरेट टाइम में हमको रिजल्ट देने की क्षमता रखता हो। कर्म बर्बाद एक भी नहीं होता। सुनते होंगे कथावाचक सब कहते हैं कि एक बार राम ले लिया तो मोक्ष मिल गई। ये एक कहावत है। इसका मतलब इतना होता है, एक भी बार यदि कोई हम अच्छा कर्म करते हैं थोड़ी सी तिनके मात्र के लिए, तो वो भी भगवान डस्टबिन में नहीं फेंक सकते, वह हमारा जाएगा कहीं न कहीं। हाँ, उसकी तीव्रता उतनी कम होगा जो कि हम महसूस नहीं करेंगे। तो ये जो पौष्टिक क्रिया होता है वही हम प्रारब्ध के कर्म को देखते हैं, जो वहां तत्व काम कर रहा है उसके एगेंस्ट एनर्जी को हम प्रारब्ध में भरते हैं। तो आजकल पंडित जी क्या है ना कि हम लोग जब किसी से ज्योतिष से मान लीजिए मिलते हैं तो बहुत सारे अलग अलग जगह पे जाते हैं। मान लीजिए कोई ऑफिस खोल के बैठे हैं, किसी मेले में गए तो वो भी एक छोटा सा सेटअप लेके बैठे हैं। और एक और मतलब आजकल तो आप ड्राइव कर रहे हैं, वहां पे भी 2 मिनट के लिए आप रुके, वहां पे भी एक ज्योतिष कहीं ना कहीं आपको मिल जाए मॉल्स के अंदर या सब जगह के अंदर ही नॉर्मली मिल रहे हैं। ऐसे में हम जैसे कॉमन लोग जिनको ज्योतिष के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है, मिसगाइड होने का डर है, तो कैसे मतलब एक रियल ज्योतिष जो हमें हेल्प कर सकते हैं, हमें मिसगाइड ना करें, ऐसे ज्योतिष से कैसे मिला जा सकता है, ये कैसे जाना जा सकता है? ये सिर्फ ज्योतिष की समस्या नहीं है, जी। ये आप सामान्य रूप से मेडिकल साइंस में चले जाइए। जी। मेडिकल साइंस में भी आपको हर एक कदम कदम पर डॉक्टर मिलेगा। एमडी डॉक्टर भी मिलेगा जो कि वास्तव में वह एक झोला छाप डॉक्टर का ही काम कर रहा है। कैसे हम चूज करते हैं? ज्योतिषियों में भी है। इसका आकलन सामान्य तौर पर तो आप इतना ही समझ सकते हैं, ज्योतिष का यदि 5% भी ज्योतिष का हो जाए, इस ब्रह्मांड का जी। जाए, उस आदमी के पास समय नहीं है आज। 1% ज्योतिषी की खोज करता है व्यक्ति,
लेकिन 1% बहुत है। वो चेन्नई से आएगा आपको खोजने के लिए गली में, आम रूप को तो देखेगा नहीं, आम लोगों को तो देखने की समय नहीं है उसके। जी 5% ज्योतिष का वास्तविक ज्ञान हो, ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। और जिसने डिग्री वाइज इस ब्रह्मांड की आकलन कर लिया, वह तो कह सकते हैं उसको रोड पर घूमने का समय कहाँ। ये अपने आप प्रचारित होता है, आपका और कास्ट ही आपको प्रचारित करता है। और ये जो कह रहे हैं जहां तहां मिल रहा है हमको, ये कुछ ऐसी सवाल ही है, जी जी कुछ जवाब ऐसा है लोगों की जो 100% लोगों के ऊपर घटित होता है। आज आप चले जाइए, अभी से शुरुआत कीजिए, 100 मंदिरों में जाइए, अपनी समस्या को बताइए, 50% आपको कहेगा पितरदोष है जी। बिल्कुल प्रमाण नहीं, लोग मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। 50% जगह में कहेगा अरे तुम्हें तो किसी ने नजर लगा दिया है। किसने? तुम्हारे अपने पड़ोस के लोग, अपने ही लोग हैं, अपने रिश्तेदारी के लोग ही हैं, जो सबसे तुम्हारे निकटस्थ है, वही तुमसे जल रहे हैं और वही नजर दोष है तुम्हारे। अब हम यदि गए हैं, अब 100 में से 50 आदमी ये कह रहा है, तो निश्चित रूप से अब हम देखेंगे मेरे पड़ोस में कौन मेरा सबसे अच्छा, कौन, अरे मेरा भाई, अरे मेरी भाभी, वो तो ऐसे बोल दिया था। सही बात हो। अब वह एस्ट्रोलॉजर जो कि एस्ट्रोलॉजी का एबीसीडी नहीं है हुआ, लेकिन हमारी नगर में तो वो हो गया भगवान। भगवान ये दुरुपयोग होता है। और ये आदमी कैसे बचे इससे, ये तो पर्सनल अपने ज्ञान से ही बचा जा सकता है। इसको आप कैसे कह सकते हैं? एक व्यक्ति किसी क्लिनिक के पास जाता है, उसने एक टैबलेट दे दिया, बुखार है, सर्दी जुकाम है, एक टैबलेट दिया, बुखार ठीक है भैया वही व्यक्ति यदि कोई पहुंचे हुए डॉक्टर के पास एम्स में चला गया, उसकी बुखार को उतारने में कम से कम 10 दिन वो टाइम ले ले। इस झोला छाप ने एक टैबलेट देके 6 घंटे के अंदर उसको तंदुरुस्त कर दिया, लेकिन हम एम्स में जाएंगे तो 10 दिन कम से कम टाइम लेगा हमसे। मानते हैं ना? बिल्कुल सही है अब यहाँ यदि प्रजातांत्रिक रूप से हम डिसीजन लेंगे तो झोला छाप अच्छा डॉक्टर है। सेम चीजें हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी है। एक रोड पर भी चल रहा है, गेरुआ वस्त्र पहन कर मांग रहा है, वो भी फोरकास्ट कर रहा है लोगों का, आलोक जिज्ञासा से पूछ रहा है उससे। अब दिन भर में उसने 500 आदमी को बताया, कोई 10 आदमी के तो घटित होगा ना। एक ही चीज उसको बोलना है, 2 चीजें बोलना नहीं है। अब वो 5 आदमी के लिए तो वो भगवान है। अब वहां वो पुराण की कथा को सुनना शुरू करेगा कि भगवान भिखारी के रूप में आ जाते हैं, वो तो मेरे लिए भगवान थे। अब भ्रंश यहां से हो रहा है, और इसका कोई निश्चित सिद्धांत तो नहीं हो सकता कि कौन डॉक्टर, कौन ज्योतिषी सही है, क्योंकि सही ज्योतिषी को पकड़ने के लिए वो आने वाले व्यक्ति चाहिए। क्योंकि बिना तर्क का, बिना कोई बातों का हम किसी की बातों को भरोसा करो। यदि हम किसी को बता रहे हैं कि ये काम करो, तो उसका हम कारण बता रहे हैं कि ये स्थिति है, इसको संतुलित करने के लिए ये चीज करना ज्यादा अच्छा होगा। इसमें भी एक ही उपाय नहीं होता। व्यक्तिगत हम तो लोगों को बताते हैं कि ये पोजीशन है तुम्हारी, इस पोजीशन को हम इस रास्ते से भी कंट्रोल कर सकते हैं, इस रास्ते से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी रास्ता बताओ किधर से जाए। ये रास्ता अपनाना है तो ये काम करना है, ये रास्ता अपनाना है, ये काम करना है, इतना % लाभ मिलेगा।
इसमें ये चीजें निगेटिव है, ये चीजें होगा, इसमें ये होगा। एक और बता दें आपको, अभी एक है, वो अमेरिका के ही कोई टाउन में है, यहाँ फेमस डॉक्टर है, वो उसकी लड़की है, वहाँ किसी लड़के को उसने पसंद कर रखा है। अब एक्यूरेट प्लेस नहीं बताएंगे लड़के नहीं, का, बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल उसमें जी जी पता चल जाएगा पॉडकास्ट एक देखते फेमस ही डॉक्टर है वो, ठीक है, जी। तो उत्तराखंड का लड़का है। लड़के वाले ने ज्योतिषी से संपर्क किया, बहुत अच्छा मिला, ओके। संजोग से मेरे पास ये मामला आया, ज्यादा दिन पहले नहीं, अभी 4 दिन पहले आया है मामला। हम देख रहे हैं कि दोनों का मंगल शुक्र जो है, एक का अष्टम भाव में है, दूसरे का द्वितीय भाव में है, एकदम आमने सामने 180 डिग्री के डिफरेंस में मंगल और शुक्र है। बहुत अट्रैक्शन है एक दूसरे के, गलत रिलेशन भी हो सकता है मंगल शुक्र की जो, लेकिन ये अट्रैक्शन तत्कालिक है। जब हम लग्न और लग्नेश वगैरह की स्थिति की, पूरी कुंडली की स्थिति का वर्णन देखते हैं, तो सिर्फ मंगल शुक्र का अट्रैक्शन है। वैचारिक रूप से दोनों बिल्कुल अलग है, कहीं विचार नहीं मिलता। जब विचार नहीं मिलता तो शादी चलेगा क्या? यह अट्रैक्शन कब तक? बेसिक विचार यदि पूरा एकदम डीपर है दोनों का, तो वह एक हो नहीं सकता। थोड़ी सी कहीं ब्रेकर आया जीवन में, कोई निगेटिविटी आया, गड़बड़ जाएगी। वो चीजें हम देख रहे हैं, कब आएगा? 2031 में आएगा। तो हमारी डिसीजन ये हुआ कि ये पोजीशन है जी। आज तुम चाहोगे भी एज ए माता पिता, तो वो नहीं मानेगा, इसलिए कि शुक्र और मंगल का अट्रैक्शन है दोनों के बीच। लेकिन 2031 में सेपरेट के लिए तैयार, इसलिए कि सूर्य का रोल, कोई भी सेपरेशन, तलाक बिना सूर्य के कारण नहीं होता। ये जो आजकल मांगलिक युग बना हुआ है, वो देख के बच्चा जानता है, मंगल कभी तलाक नहीं कराता, मंगल क्लेश भी नहीं कराता। तलाक करवाएगा कौन? तो सूर्य। 1000 कुंडली ले आइए तलाकियों का, बिना सूर्य के कारण तलाक में तलंगा, उसका सूर्य उस स्थिति में है कि सेपरेशन देगा। हाँ, जहां तक उपाय की बात करते थे, है मेरे पास ऐसे, सरिता बिहार की है, वो लड़की भी बहुत बचपन से मेरे पास रही है, माना उसके परिवार से मिलते जुलते रहे, लेकिन शादी कर लिया उस समय, शायद वैसे ही ये रहा होगा, नहीं देखने वाला, या कहीं दिखाया होगा। जनरली तो लोग गुण देख लेता है जी, 18 से ज्यादा गुण है तो बहुत अच्छा हो गया था जी। तो अभी हम उदाहरण दे रहे हैं उसकी, उसका भी वही गुण देख लिया है। उसकी सूर्य लग्न में बैठा हुआ है। अब लग्न में जब बैठा हुआ सूर्य है, तो स्वाभाविक रूप से वो तो सेपरेशन की स्थिति को बनाएगा, जबकि लड़के की कुंडली में नहीं है। आपके 146 सेक्टर यही नोएडा में रहते हैं। अब 4-5 साल पहले, 4 साल पहले नहीं, क्योंकि कोरोना के आसपास में एक समय ऐसा हो गया कि पत्नी ने अपना बेडरूम चेंज कर लिया, जबकि उसको हमने अपना गाइड इतना ही कर रखा था, कोई तरह की विवाद हो हमें सूचना दे देना, इसको बचाना है, देख लो बराबर में से। लेकिन जब उसने बेडरूम चेंज कर लिया, तब फिर हमें सूचना मिला कि ये, तो फिर क्योंकि बचपन से वो रही है तो उसके ऊपर अधिकार था, उसको हमने डांटा भी, अच्छी तरह से डांट लगाया, और इतना कहा कि तुम लोग खूब झगड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बेडरूम चाहिए, आज के आज बेडरूम वहां ले जाओ,
और कुछ एक फिर आध्यात्मिकता की ओर चले जाते हैं जी उस पावर को यानी सूर्य की पावर को कम करना, उसके प्रति थोड़ा सा ये किरणों को भर देना, वो सब किए, आज तक चल रहा है। आज के पॉडकास्ट से मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली होंगी जो कि नॉर्मली अगर आप पॉडकास्ट देखते हैं किसी तरीके से, तो लोग क्या होता है एक ऊपरी जानकारी एक आपको मिलती है। बस इसमें आपको बहुत सारे और माइक्रो जो स्पेशली जो पंडित जी ने बात की, मुझे लगता है उस पॉइंट पे जाना और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे हमने बात किया कि हम जज कैसे करें? ये बड़ा मुश्किल एक क्वेश्चन रहता है कि हम जज कैसे करें? तो उसपे भी क्लैरिटी दी गई है कि अगर आप अपना विवेक कहीं पे भी लगाते हैं, तो आपको रियल जानकारी मिल सकती है और ये हर एक लाइन पे अप्लाई होती है। तो इस पॉडकास्ट को देखिए, मुझे लगता है आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और इसके अंदर मैं एक थोड़ी-सी और चीज़ कंक्लूड करूँगा। इस वाले पॉडकास्ट के अंदर हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को उस डीप लेवल के ऊपर या फिर बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछे इस पॉडकास्ट के अंदर कि क्या होगा, कैसे होगा। यहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजी की डीप नॉलेज, लग्न क्या है, तिथि क्या है, बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो आपको सीखने के बाद आश्चर्यचकित करेंगे कि यार ये अब तक मैं जो सोच रहा था वैसा नहीं है। तो शुरू से इसको देखिए इस पॉडकास्ट के अंदर आपको बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से पंडित जी ने बताया है। और अगर पंडित जी को आप अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पंडित जी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। पंडित जी अपनी एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी चलाते हैं एस्ट्रोस ग्रुप के नाम से, अपना ट्रू एस्ट्रोलॉजी के नाम से पंडित जी का चैनल भी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। धन्यवाद पंडित जी, समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के दिन आपने हमारे को समय दिया।